Good morning, student. Today we will discuss the combination of capacitors. Okay. तो कभी कभी हमें जरूरत होती है ज्यादा कैपेसिटेंस की और कभी कभी हमें जरूरत होती है कम कैपेसिटेंस की पर्टिकुलर सर्किट्स में। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो काफी तरीके का होता है, तो हम जो अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो सिंपल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे, विच इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। इस कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि हम दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक कैपेसिटर की प्लेट दूसरी प्लेट से कनेक्ट करते चले जाते हैं एंड टू एंड। देखिए कैसे देखिए हमने ये सीरीज में दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए C1 एंड C2। ओके। तो और बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट से, तो बैटरी से पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आएगा। ठीक है। इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे आएगा। अब इस पे क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और तो इस पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये जो दो प्लेट का कॉम्बिनेशन है ये एक आइसोलेटेड कॉम्बिनेशन है। ये देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है नेटवर्क को समझने के लिए। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ये आइसोलेटेड है, यानी कि ये वाली जो प्लेट्स हैं ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और क्योंकि ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इनके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो इंड्यूस चार्ज होगा। इंड्यूस चार्ज, और इंड्यूस चार्ज इक्वल और ऑपोजिट लाई करता है। तो देखिए एक प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है। ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। आप इसको टोटल करेंगे, नेट चार्ज इस सिस्टम पे जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद द बैटरी। बैटरी से कनेक्ट नहीं है, बैटरी से सिर्फ ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट कनेक्टेड है। ओके। तो अब आप मुझे बिना कैलकुलेशन के सोच के बताइए कि इस केस में कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। देखो, अगर मैं एरिया ऑफ प्लेट की बात करूं तो एरिया ऑफ प्लेट मान लो दोनों कैपेसिटर का एरिया हमने सेम ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों का एरिया सेम हो गया। अब एक का सेपरेशन D1 है और दूसरे का सेपरेशन D2 है। तो अगर आप इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ लें, एक इफेक्टिव कैपेसिटर मान लें, तो उनकी प्लेट्स का बीच का सेपरेशन बढ़ गया, बेसिकली D1 प्लस D2 हो गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है, क्योंकि देखो अगर C1 की मैं बात करूं तो C1 का जो वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। अगर हम उसका एरिया ले लेते हैं, देखिए तो C1 की जो अपनी वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट A/D1, और C2 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A/D2। एरिया अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो D है वो बढ़ गया, तो कैपेसिटेंस घट जाना चाहिए। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगा हुआ है उन पे सेम रहता है। यानी कि हम यहाँ पे एक नोट करके बात लिख सकते हैं, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination the potential drop the potential drop potential drop across each capacitor will be different। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। चार्ज सेम होता है बट पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इन दोनों, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दोनों के अक्रॉस कैपेसिटर तो सेम है, चार्ज तो सेम है,
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो मैं यहाँ पे अगर पोटेंशियल शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल भी शो कर सकता हूँ। डी तो मुझे मालूम है, D1 D2 सेपरेशन हो गया। तो चार्ज इज सेम, प्लस क्यू है, फिर माइनस क्यू है दूसरी प्लेट पे, फिर जो कैपेसिटर की दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट है उस पर प्लस क्यू चार्ज है और उसकी सामने वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। तो चार्ज इज सेम, इस पे भी क्यू है और इस पे भी क्यू है, चार्ज इज सेम। ओके, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, यानी कि इसके अक्रॉस ड्रॉप का वो V1 होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V2 होगा। वो बात अलग है अगर ये दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हो जाए तो ये V1 V2 भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो हम इनको डिफरेंट ले रहे हैं और बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ओके, अब चलिए इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं कि नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये दो कैपेसिटर हैं C1 C2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 V2। तो इन दोनों की जगह मैं किस वैल्यू का कैपेसिटेंस पुट करूं सो दैट अगर इस पूरे सिस्टम पे क्यू चार्ज है तो इस पे भी क्या हो जाए, क्यू चार्ज अपीयर हो जाए। ये फिलॉसफी होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की। तो इस पे क्योंकि क्यू चार्ज था, इस पे भी क्यू चार्ज है, तो इस सिस्टम पे भी क्यू चार्ज आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी इन दोनों के बराबर हो जाएगी तभी वो उतना चार्ज होल्ड कर पाएगा जितना ये दोनों मिलके कर पा रहे हैं। ओके, और जो अप्लाइड पोटेंशियल V1 प्लस V2 है वो ये V बन जाए, है ना। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर जो V होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन इतनी स्टार्ट करते हैं, V1 प्लस V2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हम V1 की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम V1 की वैल्यू लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q इज इक्वल टू C2 V2। ओके, और Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V भी लिख सकते हैं। यहां से हम V और V1 और V2 की वैल्यू निकालकर इस अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहाँ से जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। Q कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा Q 1/C1 प्लस 1/C। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। एलसीएम ले लिया और रेसिप्रोकल कर दिया उसका। तो इस तरीके से भी आप C इक्विवेलेंट का फार्मूला याद कर सकते हैं दो कॉम्बिनेशन, यानी कि जहां पे दो कैपेसिटर्स का ओके, चलिए अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटर। मैंने ये थ्री कैपेसिटर सीरीज में लगा दिया एंड टू एंड। ठीक है, इसकी ये एक प्लेट हो गई, ये प्लेट दूसरी प्लेट से कनेक्टेड है, इसकी ये वाली प्लेट इस प्लेट से कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ से बैटरी से चार्ज आएगा प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज आएगा निगेटिव। अब ये वाला दो प्लेट का कॉम्बिनेशन है, ये आइसोलेटेड कॉम्बिनेशन, इस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा क्योंकि इस पे कोई एक्चुअल चार्ज से नहीं आ रहा है, इसके ऊपर इंड्यूस्ड है। तो ये जो आइसोलेटेड वाला पार्ट है ये हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला आइसोलेटेड पार्ट है। ठीक, इसी तरीके से ये दो प्लेट भी आइसोलेटेड है, इस पे जो चार्ज का होगा वो जीरो होगा क्योंकि इनके ऊपर इंड्यूस चार्ज आ रहा है। ओके, अगेन जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो V1 है, तीसरे के अक्रॉस V3, कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3। हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करना चाहते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि किस डायमेंशन का, किस एरिया का, किस जो प्लेट्स के बीच का गैप का हम कैपेसिटेंस लगाएं सो दैट वो एक सिंगल कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस की बराबरी कर ले और उतना ही चार्ज होल्ड करे जितना ये चार्ज होल्ड कर रहे हैं, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो वो इन तीनों का सम हो जाए, V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम हो जाए। तो देखिए ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेम बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम होगा जो तीनों कैपेसिटेंस पे है। चलिए इसके ऊपर चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं। चार्ज तो ओके, तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V, और V जो है अप्लाइड पोटेंशियल V। तो कैलकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अच्छा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? Q इज इक्वल टू C1 V1, इसी तरीके से Q2 इज इक्वल टू C2 V2, Q3, क्योंकि ये Q1 Q2 Q3 बराबर है तो हम इसको रब कर देते, Q ही चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा C3 V3, और इसी तरीके से Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। यहाँ से V आएगी, वो आएगी Q बाई C इक्विवेलेंट, यहाँ पे आएगी Q बाई C1, यहाँ पे आएगी Q बाई C2, और यहाँ पे Q बाई C3। Q कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे भी C इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो वही रिलेशन आ रहा है हमारे पास। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए देखिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ये मैंने एक सर्किट शो कर रखा है, दो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है, एक 2 माइक्रोफेरेड का, एक 3 माइक्रोफेरेड का है, और वो V वोल्ट के सेल्स या बैटरी से connected है। तो इसका इक्विवेलेंट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइक्रोफेरेड में ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। ओके, तो अगर हम C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 5/6, और इसका मतलब C इक्विवेलेंट आएगा 6/5। ओके, अब यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखें कि जो C इक्विवेलेंट आ रहा है वो C1 से कम है, और C इक्विवेलेंट जो है वो आपका C2 से भी कम है। यानी कि कॉम्बिनेशन अगर आप कैपेसिटर्स का करते हैं तो कैपेसिटेंस है एंड वो इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस लगे उनसे कम आएगी। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन आप कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पे आपको ओवर, क्योंकि जो आपका सी इक्विवेलेंट है वो जितने भी कैपेसिटेंस आपने लगाए हैं उनसे उसकी वैल्यू, तो जहां पे भी आपको नेट कैपेसिटेंस कम चाहिए वहां पे आप यूज करेंगे, आप वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ये बात आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, सीरीज कैपेसिटर मान लो एन कैपेसिटेंस मैंने लगी और सबकी वैल्यू इक्वल है, तब क्या आएगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन आई कैपेसिटर्स एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन इसका डिस्कस करना है। तो अगर मैं सी इक्विवेलेंट निकालूंगा यहाँ पे तो मैं लूंगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3 प्लस 1/CN, यानी कि एन कैपेसिटर। अब क्योंकि ये सारे बराबर हैं,
तो यहाँ पे लिख लेते हैं C1 C2 C3 Cn जो है वो C के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं C इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 1/C प्लस 1/C n टाइम्स हो जाएगा, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा n/C, क्योंकि ये जो 1 है ये n टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स कितना हो जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आपका Cn आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, n टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा डिस्टेंस ओवरऑल। Okay, now we will discuss the parallel combination. Okay, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले दो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। दो कैपेसिटर का, तो ये मैंने दो कैपेसिटर लगा दिए, C1 ये है और C2 ये है, इसकी पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो C1 की पहली प्लेट है और C2 की जो पहली प्लेट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से, यानी कि जो बैटरी से जो चार्ज आएगा वो दोनों प्लेट्स पर जाएगा। बात आ रही है समझ में? जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि जो आइसोलेटेड प्लेट होती थी उस पर इंड्यूस चार्ज आता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव प्लेट के सामने है, यहाँ पे इसके बैटरी का ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो दोनों ही प्लेट क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो दोनों पे चार्ज आएगा बैटरी से। अब किस पे ज्यादा चार्ज आएगा, किस पे कम चार्ज आएगा, या दोनों पे बराबर चार्ज आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा? देखिए ये क्यू चार्ज आ रहा है, ये जो यहाँ पे ये जो वायर ज्वाइन हो रहे हैं, ये जो टी पॉइंट बन रहा है इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन। ये जो टी सा आपको दिखाई दे रहा है इसको सर्किट का क्या बोला जाता है? जंक्शन बोला जाता है। इसको याद भी रखिएगा, जब किरचॉफ पढ़ेंगे तो वहां पे यूज होगा ये टर्म। तो इसको जो हम नाम देते हैं वो जंक्शन नाम देते हैं, इट्स अ जंक्शन। तो जंक्शन पे क्या होगा? चार्ज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमने इस तरीके का एक पाइप का नेटवर्क हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ये इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो वाटर है वो इस जंक्शन पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जंक्शन में ज्वाइंट पर डिवाइड हो जाएगा। कुछ पानी इधर से चला जाएगा, इधर से निकल जाएगा, कुछ पानी इधर से निकल जाएगा। तो आपसे मैं बोलूं किस हिस्से में ज्यादा पानी जाएगा, तो इसमें ज्यादा पानी जाएगा, इसमें कम, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो इसमें से ज्यादा वाटर फ्लो हो जाएगा, इसमें से कम फ्लो होगा। कुछ इसी तरीके की चीज यहाँ पे अकर होती है। ये जो चार्ज क्यू आ रहा है, ठीक है, बैटरी से मूव करके यहाँ पे आ रहा है जंक्शन पर। तो जंक्शन पर अब डिसाइड होगा कि अगर मान लो ये C2 कैपेसिटर बड़ा है एज कंपेयर टू C1, तो अगर मैं लिख दूं इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, तो क्योंकि C2 बड़ा है वो ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो आउट ऑफ Q2 जो चार्ज एक्सेप्ट करेगा वो Q1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि C2 के पास ज्यादा चार्ज चला जाएगा, C1 के पास कम चार्ज चला जाएगा। मान लीजिए इसका उल्टा कर दें, C1 बड़ा हो जाता है C2 से। अब C1 क्योंकि बड़ा है तो ज्यादा उसकी कैपेसिटी है, C1 की वैल्यू ज्यादा है, मान लो 4 माइक्रोफेरेड है और इसकी 2 माइक्रोफेरेड है, तो C1 की वैल्यू ज्यादा हो गई 4 माइक्रोफेरेड। तो ये जो है ये इस चार्ज में से, टोटल चार्ज में से ज्यादा चार्ज अपने ऊपर रख लेगा और कम चार्ज C2 के पास भेज देगा। बात आ रही है समझ में? मान लीजिए दोनों बराबर है, तो उस केस में ये Q1 और Q2 क्या हो जाएंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए इस जंक्शन को मैंने नाम दे दिया ए, ओके, और इस जंक्शन को मैंने नाम दे दिया बी। ये जंक्शंस को हमने नाम दे दिया जहां पे ये चार्ज डिवाइड होगा। ओके, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखा था। तो सबसे पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो हर कैपेसिटर पे, दोनों कैपेसिटर पे डिफरेंट है। सेम हो सकता है अगर दो इक्वल होंगे, लेकिन इन जनरल हम क्या लिखेंगे? डिफरेंट है।
अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम, यानी कि जिस पोटेंशियल की आपने बैटरी लगाई है वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी कि V1 और V2 सेम हो जाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट, पहला पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination the charge will be different, the charge will be different on each capacitor। इसके साथ एक बात याद रखेंगे कि अगर ये दोनों कैपेसिटर बराबर हैं तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज हम बोलेंगे डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination the potential drop, the potential drop across each capacitor, across each capacitor will be same, will be same, potential drop same होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, लेकिन उसको करने से पहले अब आपको एक बात ये समझनी होगी कि ओवरऑल जब हम कॉम्बिनेशंस करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो आप केयरफुली देख सकते हैं कि मान लो अगर ये C1 था और इसका प्लेट एरिया A1 था और ये मैक्सिमम चार्ज Q1 एक्सेप्ट कर सकता, तब आपने इसके साथ ना एक और कैपेसिटर C2 लगा दिया जिसका एरिया A2, सेपरेशन बराबर ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो प्लेट एरिया है ऐसे लगाने पर इंक्रीज हो गया, यानी कि इट कैन एक्सेप्ट मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी, और क्योंकि ये ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है बैटरी से, तो ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई, इसकी इसकी ओवरऑल कैपेसिटी चार्ज होल्ड करने की बढ़ गई। इसलिए जब हम कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो सी इक्विवेलेंट होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा आता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सी इक्विवेलेंट आ रहा था वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम आ रहा था। तो देखिए कैसे अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर सी इक्विवेलेंट, चलिए कैलकुलेशन फॉर सी इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ सी इक्विवेलेंट, यानी कि इसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटेंस लगा दें तब उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे एट जंक्शन ए, तो आप जंक्शन ए को देखिए, तो जंक्शन ए पे क्यू चार्ज जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और वो चार्ज बट रहा है Q1 प्लस Q2 में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जंक्शन ए पे, यानी कि जो चार्ज जंक्शन को अप्रोच कर रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से लीव कर रहा है, कोई चार्ज जो है वो जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, जितना आएगा उतना डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने डिवाइड कर दिया चार्ज को। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V होगा, Q1 जो है वो C1 V1 होगा, लेकिन ये C1 V हो जाएगा। इसी तरीके से Q2 जो होगा वो C2 V2 होगा, तो ये हो जाएगा C2 V। यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V, ये हो गया C1 V, ये हो गया C2 V। आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा आपका वो आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि इस केस में सिंपली आप कैपेसिटेंस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। बहुत सिंपल सा रूल है, फार्मूला याद रखिएगा। अब ये जो है, ये जो आपने फार्मूले देखे ये अपोजिट आ रहे हैं रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ जाते हैं, अगर मान लो दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है
तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आएगा। ठीक है, जो कि कैपेसिटर में किसका फार्मूला बन जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला एक तरीके से इंटरचेंज हो गए। क्यों इंटरचेंज हो गए वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरीके से इंटरचेंज क्यों हो गए फार्मूला। ओके चलिए, अब जो हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ Q1 Q2 इन टर्म्स ऑफ Q, यानी कि जो बैटरी से चार्ज आ रहा है Q, उसके टर्म्स में आप Q1 और Q2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। Calculation of Q1 and Q2 in terms of Q. Calculation of Q1 and Q2 in terms of Q, जो बैटरी से चार्ज फ्लो हो रहा है। तो एक तो हमें मालूम है कि जो Q है एट जंक्शन ए, एट जंक्शन ए हमारे पास Q जो है वो Q1 प्लस Q2 है। ठीक है, तो जंक्शन ए पे हमने Q1 प्लस Q2 कर दिया। तो हमारी पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अच्छा, हमारे पास Q1 बाई Q2 जो होगा वो होगा C1V C2V। दिस इम्प्लाइज दैट जो Q1 Q2 का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास C1 प्लस C2 आएगा। ओके, अब देखिए करना क्या है। ये जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, इसमें आप 1 ऐड करो, Q1 प्लस Q2 प्लस 1 C1 बाई C2 प्लस 1। ठीक है, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया। कैलकुलेशन करिए, आपको पता चल जाएगा। ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू ये आएगा C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C2। इसको फर्दर सॉल्व करिए। फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये जो Q1 प्लस Q2 है ये तो टोटल चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो Q हो गया, नीचे Q2 हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो Q2 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी C2 C1 प्लस C2 इन टू टोटल चार्ज। ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे, आप डायरेक्टली चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q2 चार्ज कितना होगा। ठीक, तो जो Q2 चार्ज है वो C2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर कैपेसिटेंस C2 बड़ा है तो उस पर ज्यादा चार्ज अपीयर होगा, और अगर वो छोटा है तो उस पर कम चार्ज अपीयर होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि C2 के डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 है, ये C2 है, इसके डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 है, तो इसको C इक्विवेलेंट भी लिखा जा सकता है C1 प्लस C2 को। तो इस तरीके का भी फॉर्मेट हो सकता है। मान लो इसी के टर्म्स में मैं Q1 लिखना चाहता हूँ, तो Q1 लिखना आसान होगा। Q1 हम लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा C1, C2 की जगह C1, C1 प्लस C2 क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा इनटू टोटल चार्ज। तो ये Q1 की वैल्यू होगी। तो आसानी से आप Q1 और Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3। तीनों की एक एक प्लेट जो है वो एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के। इसी तरीके से ये 3 प्लेट्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से, इधर से ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा या आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होगा। ओके, तो ये जो प्लेट्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी, ये जो प्लेट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। ये कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस क्यू में से चार्ज ले लेंगे, Q1 Q2 Q3, यानी कि ये जो Q है ये Q1 प्लस Q3 का सम होगा, सम के बराबर होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
तो हम टोटल चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो टोटल टोटल चार्ज है वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 का सम होगा। तो वो हम कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों का सम कर लिया हमने। ठीक है, अब Q को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इन सब की जगह मैंने एक कैपेसिटेंस लगा दिया जिसकी कैपेसिटी C इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, C1V प्लस C2V, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है सबके अक्रॉस, C3V। तो आप जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, ये C इक्विवेलेंट आ गया। अब हमारा जो काम बचा वो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी कि हमें जो कैलकुलेट करनी है वो Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ Q1 Q2 Q3 इन टर्म्स ऑफ Q। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 इन टर्म्स ऑफ Q। जो टोटल चार्ज बैटरी से फ्लो हो रहा है उसके टर्म्स में हम Q1 और Q2 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगेन हम दो इक्वेशंस का यूज करेंगे जैसा कि हमने पिछले केस में किया। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लो Q1 बाई Q2 का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ, तो Q1 बाई Q2 का जो रेशियो है वो C1 बाई C2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं Q2 बाई Q3 का जो रेशियो होगा वो C2 बाई C3 होगा। अब यहाँ से हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, हम Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए Q1 बाई Q3 को हम लिख सकते हैं C1 बाई C3, ये तीनों वैल्यू लिखनी है। अब मान लीजिए मुझे इस एक्सप्रेशन का यूज करके Q1 की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा पर्पस क्या होगा, मैं Q2 और Q3 को Q1 के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा पहले। तो Q इज इक्वल टू Q1, यहाँ पे मैंने Q2 की जगह C2 बाई C1 बाई Q1 वैल्यू, इसके लिए मैंने ये एक्सप्रेशन यूज किया। ठीक है, इसी तरीके से Q3 की वैल्यू लिखने के लिए Q1 के टर्म्स में मैंने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया। तो मैंने लिख दिया C3 बाई C1 इंटू Q1, यहाँ से Q1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस C2 बाई C1 C3 बाई C1, एलसीएम लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई C1, C1 को उधर ले गया, Q से मल्टीप्लाई हो गया, ये डिनोमिनेटर बन गया। तो जो Q1 चार्ज है मेरे पास, जो Q1 की वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू हो जाएगी Q1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q, यानी कि अगेन जो Q1 है वो C1 के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा C1 उतना ही ज्यादा चार्ज उसके ऊपर जाएगा। तो इसी के बेसिस पे अगर मैं Q2 और Q3 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, Q2 की जो वैल्यू होगी वो होगी C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू टोटल चार्ज Q। ठीक है, सिमिलरली आई कैन राइट डाउन Q3 को मैं लिख सकता हूँ C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q। ओके, नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मुझे उनका C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, कहाँ तक ऐड करेंगे, CN तक।
अच्छा, C1 प्लस C2, ये C3 इक्वल टू हो जाएगा Cn। ये सारे C के बराबर ले लेते हैं। तो इस केस में जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C प्लस C प्लस C, और कहाँ तक कॉम्बिनेशन एंड। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस आएगा वो NC आ जाएगा। ठीक है, n टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज करेंगे, जहां हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा चाहिए होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि टू कैपेसिटर्स, लेट एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल, टू कैपेसिटर्स C1 is equal to 2 microfarad and C2 is equal to 3 microfarad are connected in parallel combination। हमने इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया। ठीक है, और आपसे पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक बेसिक बात समझ में आए कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से बड़ा होता है। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप इनको दोनों को ऐड कर देंगे। तो आप सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो 2 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड, तो ये हो गया 5 माइक्रोफेरेड। तो ये जो 5 माइक्रोफेरेड है वो C1 से भी बड़ा है, एंड 5 माइक्रोफेरेड जो है वो C2 से भी बड़ा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से बड़ा होता है, जो जिसका आप कॉम्बिनेशन करें। जबकि सीरीज में क्या होता है कि जो सी इक्विवेलेंट होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होता है। तो अगर कम वैल्यू चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, और अगर ज्यादा वैल्यू चाहिए आपको सी इक्विवेलेंट की, ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए किसी सिचुएशन में, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। Find the ratio of C equivalent of n identical capacitor in parallel combination to the C equivalent of series combination of the same n identical capacitor। यानी कि पहले जो है वो n कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया, तो इस केस में जो C इक्विवेलेंट आएगा, और ये पैरेलल वाला है। ठीक है, तो ये आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। तो अभी हमने ये थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, ये n टाइम्स ऑफ C आ जाएगा। जबकि ये C इक्विवेलेंट अगर मैं सीरीज निकालूं तो ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आता है C बाई एन। तो अगर मैं इनका रेशियो लूं कि C इक्विवेलेंट पैरेलल क्या होगा, ठीक है, और C इक्विवेलेंट सीरीज क्या होगा n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का, तो ये रेशियो n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये NC हो गया, ये C बाई एन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर बाई 1 आ जाएगा।